एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। पेपर नंबर 2 का नाम है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। उसमें चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 का नाम है शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच संबंध। मतलब इन दोनों के बीच में आपको संबंध बताना रहेगा। ये आपका पार्ट 1 है, यानी 3 से 4 पार्टों में पूरे चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स को, मतलब चैप्टर नंबर 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पहले आप जाके उन सारी चीज़ों को देखिए, फिर इन चीज़ों को देखिए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य संबंध। मतलब शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य कौन कौन से संबंध पाए जाते हैं, किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होगा, वो भी बृहद रूप से पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा। यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न कि मनोविज्ञान क्या है, ये आपको बताना रहेगा। फिर मनोविज्ञान के विकास में शिक्षा प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है, ये भी बताना रहेगा। जो मनोविज्ञान का डेवलपमेंट रहा है, विकास रहा है, उसने शिक्षा प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित किया है, ये भी यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा। या थोड़ा प्रश्न और घुमा के पूछना चाहे तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध की विवेचना कीजिए। मतलब शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध पाए जाते हैं, उनके बारे में विवेचना यहाँ पे करना रहेगा। तथा यह बताइए कि मनोविज्ञान ने शिक्षा सिद्धांत एवं व्यवहार, मतलब कह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है उसने शिक्षा सिद्धांत और शिक्षा व्यवहार को कहाँ तक प्रभावित किया है, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, देखते हैं हमें जवाब इसका किस प्रकार से देना रहेगा। यहाँ पे आपको उत्तर डालने के बाद पहले तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना रहेगा शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अर्थ। यहाँ से आप अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे, पहली छोटी मोटी भूमिका बनाएंगे, फिर उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। दिया है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान की मिलती जुलती विशिष्ट प्रकृति के कारण, मतलब कह रहे हैं शिक्षा और मनोविज्ञान की मिलती जुलती हैं कुछ विशिष्ट प्रकृति ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं। शिक्षा की बाल प्रकृति व स्वभाव को समझने में मनोविज्ञान की दिन प्रतिदिन शिक्षा एवं मनोविज्ञान की परस्पर घनिष्ठ संबंध बढ़ता जा रहा है। मतलब कह रहे हैं अगर बाल प्रकृति को समझना चाहते हैं, एक दूसरे के स्वभाव को समझना चाहते हैं, तो शिक्षा के लिए मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के लिए शिक्षा, दोनों की दिन प्रतिदिन क्या घनिष्ठ ज़रूरत आपको पड़ेगी। और यहीं पे आपका संबंध देखते हैं काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ होता जा रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि वस्तुतः शिक्षा एवं मनोविज्ञान दोनों मानव अनुभव एवं व्यवहार से संबंधित हैं। मतलब इनके कहने का ये है कि अगर हम मोटी मोटा देखें तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो शिक्षा है और मनोविज्ञान है, ये दोनों अपना संबंध किससे रखते हैं, तो ये मानव के अनुभव एवं उसके व्यवहार से अपना संबंध रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे कह रहा है एक और मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का अध्ययन करता है, तो दूसरी ओर शिक्षा अनुभव एवं व्यवहार का परिमार्जन करती है। मतलब कह रहे हैं कि हम देखें तो जो ये मनोविज्ञान है ये क्या करता है, अनुभव एवं व्यवहार का अध्ययन करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, और उन्हीं अनुभव को और व्यवहार को कौन लागू करवाता है, तो उन्हीं को लागू करवाता है शिक्षा। इस प्रकार से हम दोनों के बीच में संबंध देख पा रहे हैं। इसी प्रकार दोनों का संबंध मानव व्यक्तित्व मतलब ह्यूमन पर्सनालिटी से है। मतलब कह रहे हैं इसी प्रकार से हम देखें तो हमें इन दोनों का संबंध मानव की व्यक्तित्व अर्थात ह्यूमन पर्सनालिटी से देखने को मिलता है। और इसलिए जहां मनोविज्ञान ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं व अंगों को प्रभावित किया है, मतलब कह रहे हैं कि जो ये मनोविज्ञान है इसने शिक्षा के जो विभिन्न पहलू हैं, अलग अलग उसके जो अंग हैं, उनको क्या किया है, प्रभावित किया है। वहीं पर शिक्षा ने भी मनोविज्ञान की विषय वस्तु, क्षेत्र तथा अन्य बातों को प्रभावित करें उसे अपनी एक व्यवहारिक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसे महत्वपूर्ण विज्ञान को जन्म देने में सहायता की है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि यहीं पे हम देखें तो शिक्षा ने क्या किया है, इसके विषय वस्तु को प्रभावित किया है कि मतलब हमें इसको क्या क्या पढ़ना होगा, इसका विषय वस्तु क्या हो, इसके क्षेत्र को निर्धारित किया है, उसको भी प्रभावित किया है। और अन्य बातों को प्रभावित करने के बाद शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ने मिलकर के एक नई शाखा को जन्म दिया है, जिसे हम आज शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में पढ़ पा रहे हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, जहाँ पर हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान के पारस्परिक संबंध को समझने के लिए दोनों के पारस्परिक प्रभावों को निम्नलिखित 2 उपशीर्षकों में प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर हमें इन दोनों के बीच में संबंध देखना है, शिक्षा और मनोविज्ञान को के बीच में संबंध को देखना है, तो उसके लिए आपको दोनों का जो प्रभाव रहा है पारस्परिक एक दूसरे के ऊपर, उनको हमें समझना होगा और उनको हम कितने 2 उपशीर्षकों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। पहला यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, आ नंबर। पहला क्या है, मनोविज्ञान का शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रभाव। जो मनोविज्ञान का है वो शिक्षा के विभिन्न अंगों पर कैसा प्रभाव रहा, पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं। इनमें भी करीब करीब 10 से 12 पॉइंट दी गई हैं। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा के अर्थ पर भी मनोविज्ञान का प्रभाव रहा है। शिक्षा के अर्थ पर भी क्या रहा है, मनोविज्ञान का प्रभाव रहा है। वहीं पे हम देख पाते हैं कि शिक्षा के मनोविज्ञान से प्रभावित होने के कारण उसके अर्थ में पर्याप्त अंतर आ गया है। मतलब कह रहे हैं कि जब शिक्षा पर जब मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ा है, तो उसी के कारण क्या उसके अर्थ में काफ़ी ज़्यादा हमें अंतर देखने को मिल रहा है। परंपरागत रूप से शिक्षा का तात्पर्य विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान व सूचनाओं को बालकों के मस्तिष्क में प्रेरित करने का प्रयास करना है, भले ही उस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को कितनी भी कठिनाइयाँ, संयम नियम का सामना क्यों ना करना पड़े। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें पुराने ज़माने में, मतलब बहुत पहले जब अर्जुन वगैरह हुआ करते थे, राम भगवान और अर्जुन, कृष्ण भगवान, ये वो लोग हुआ करते थे, तो उस समय शिक्षा क्या हुआ करती थी, इस तरह का तरीके से हुआ करती थी कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि उनको सीखना ही था, उनको घर छोड़ना पड़ता था, गुरु के साथ में रहना पड़ता था, ठीक है। फिर उसके बाद भिक्षा मांग के लाना पड़ता था, खुद बनाना पड़ता था, फिर गुरु को भी खिलाना पड़ता था और उनको सारी चीज़ें सिखवाई भी जाती थी। उसके लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। उनका मन हो या ना हो, उनको उन चीज़ों को क्या करना पड़ता था, सीखना पड़ता था, ठीक है। वहीं पे कह रहे हैं, यद्यप मनोविज्ञान का कार्य शिक्षा के अर्थ को परिभाषित करना नहीं है। मतलब कह रहे हैं, अगर हम देखें तो मनोविज्ञान का ये कार्य नहीं है कि शिक्षा के अर्थ को परिभाषित करे, किंतु मनोविज्ञान ने बालक के व्यवहार, क्या कह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है वो बालक के व्यवहार आचरण के संबंधों में जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व नियम प्रस्तुत किए हैं, उससे अवगत होकर शिक्षा शास्त्रियों एवं शिक्षा दार्शनिकों ने शिक्षा के परंपरागत अर्थ को अस्वीकार करते हुए उसके न्यू व आधुनिक अर्थ को प्रस्तुत किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह अर्थ विषय केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित है। मतलब कह रहे हैं मनोविज्ञान के आ जाने से जो अर्थ निकला है शिक्षा का, वो विषय केंद्रित नहीं है, उसमें विषय को मेन नहीं माना गया है, इसमें मेन बालक को माना गया है। केंद्र किसको माना गया है, बालक को मान करके यहाँ की विषय वस्तु तैयार की गई है, ठीक है। जिसमें बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए बाहर से किसी विचार व वस्तु का आरोपित नहीं किया जाता, बल्कि उसे आत्म प्रकाशन एवं आत्म अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब इनके कहने का ये है कि बालक के अगर व्यक्तित्व का डेवलप करना है, विकास करना है, करने के लिए बाहर से किसी विचार, कोई भी बाहर से अगर विचार आ रहा है या कोई वस्तु को आरोपित नहीं किया जा रहा, किसी भी वस्तु को बाहर से अगर आप ला रहे हैं तो उसके लिए कोई रोक नहीं है, बस उसके क्या होना चाहिए, बल्कि उसे आत्म प्रकाशन एवं आत्म अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि उन चीज़ों को, विचारों को, उन वस्तुओं को क्या किया जाता है, आत्म प्रकाशन एवं आत्म अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है कि वो अपना प्रभाव बालक के ऊपर दिखा पाएँ, ठीक है। शिक्षा में मनोविज्ञान प्रवृत्ति का विकास करने वाले सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने शिक्षा की मनोवैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि शिक्षा मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। मतलब जो आपके पेस्टोलॉजी शिक्षा शास्त्री, सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए हैं पेस्टोलॉजी, उन्होंने शिक्षा की मनोवैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए यह लिखा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियाँ, जो शिक्षा है ये मनुष्य के आंतरिक शक्तियों व स्वाभाविक, मतलब वह उसका जो स्वाभाविक है, सर्वांगपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। मतलब कह रहे हैं कि यही शिक्षा क्या करती है, इसके अंतर्गत जो शक्तियाँ होती हैं स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं, उनका सर्वांगपूर्ण मतलब सभी तरीकों से, और क्या करता है, प्रगतिशील मतलब लगातार उसको क्या करता रहता है, डेवलप करता रहता है, ठीक है। यहीं पे हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपका,
शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करना नहीं है। मतलब कह रहे हैं जो मनोविज्ञान है इसका उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारण करना नहीं है। ये दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, क्योंकि यह एक विधायक विज्ञान है। क्या है? एक पॉजिटिव साइंस है। कौन? मनोविज्ञान होने के नाते क्यों होना चाहिए का अध्ययन ना करके क्या है का अध्ययन करता है। मतलब वो तर्क पे नहीं आता है, वो ये नहीं पूछता क्यों होना चाहिए, वो पूछता है कि क्या है इस समय पे, उसके बारे में जानकारी ज़्यादा इकट्ठा करना इम्पॉर्टेंट समझता है। ठीक है, बात करें किंतु मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है यह हमें बताता है कि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, अथवा वह मन की उड़ान मात्र है। वो क्या है? मन की उड़ान मात्र है, मन के सोच मात्र है। क्योंकि मनोविज्ञान बालक की आवश्यकताओं, मूल प्रवृत्तियों, संवेगों, इच्छाओं एवं रुचियों से अच्छी तरह अवगत होता है। मतलब कह रहा है कि यही इसके ये कहने का कारण यही है कि जो मनोविज्ञान है वो जो बालक की आवश्यकताएं होती हैं, वो उसको क्या चाहिए होता है, उसकी मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, उसकी संवेग क्या हैं, उसके मतलब इमोशंस क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, इससे अच्छी तरीके से अवगत होता है। इसीलिए वो इन बातों को कह रहा है। ठीक है, इस संदर्भ में क्रो ने लिखा है कि यद्यपि मनोविज्ञान शिक्षा के लक्ष्य निश्चित नहीं कर सकता। मतलब कह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है ये शिक्षा का लक्ष्य निश्चित नहीं कर सकता है, निर्धारित नहीं कर सकता है, किंतु वैज्ञानिक मनोविज्ञान हमें एकदम बतला सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो मनोवैज्ञानिक जो वैज्ञानिक मनोविज्ञान है हमें एकदम बतला सकता है कि कोई लक्ष्य निराशाजनक रूप से बादलों में है। मतलब उनके कहने का ये है कि जो ये मनोविज्ञान है ये हमें बता सकता है वैज्ञानिक तौर से कि जो लक्ष्य आप निर्धारित कर रहे हैं वो क्या निराशाजनक होगा या उसको पाया जा सकता है। इसका निर्धारण वो कौन करता है? ये शिक्षा मनोविज्ञान आपका या फिर मनोविज्ञान करता है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि इसके साथ साथ जैसे कि जेम्स ड्रेवर ने लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य पूरे करने के लिए, मतलब जो जेम्स ड्रेवर हैं आपके महोदय, उन्होंने कहा है कि अगर शिक्षा का उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं आप, तो मनोविज्ञान इतना निश्चित करके समाप्त नहीं हो जाता कि संभव है वो या असंभव है। मतलब कह रहे हैं अगर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मनोविज्ञान यहीं पे नहीं चुप हो जाता कि ये आपके लिए पाना संभव है या असंभव है, बल्कि मनोविज्ञान यह निश्चित रूप से बता सकता है। मतलब कह रहे हैं बल्कि जो ये मनोविज्ञान है यह निश्चित रूप से बता सकता है कि उन्हें किन साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी भी जानकारी कौन देता है? मनोविज्ञान हमें देता है। ठीक है, वस्तुतः उद्देश्य प्राप्ति की प्रक्रिया में शिक्षक के लिए मनोविज्ञान सबसे अधिक सहायक होता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आपको उद्देश्य की प्राप्ति चाहिए तो इस प्रक्रिया में शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा चीज़ होता है? तो वो होता है मनोविज्ञान। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा उद्देश्य को निर्धारित करने में, उसे प्राप्त करने में मनोविज्ञान सबसे अधिक सहायक सिद्ध होता है। मतलब कह रहे हैं इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य को अगर आपको प्राप्त करना है या उसको निर्धारित करना है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या होगा? मनोविज्ञान होगा, जो आपकी इन सारी चीज़ों को बता सकेगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है क्या? आपका पाठ्यक्रम के बारे में। शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण एवं उसकी प्राप्ति में मनोविज्ञान जिस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार पाठ्यक्रम के निर्धारण में पाठ्यक्रमीय विषयों के छात्र की धारणा करने में भी मनोविज्ञान की सहायता प्रदान करता है। मतलब कह रहे हैं जैसे आप देख पाए अभी ऊपर की शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारण करने के लिए, उसका निर्धारण करने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए मनोविज्ञान जिस प्रकार से सहायता हमें प्रदान कर रहा है, जिस प्रकार से वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर रहा है, उसी प्रकार से अगर आपको पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है या पाठ्यक्रमीय विषयों के लिए छात्र धारणा करने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है। उसी प्रकार से आपको छात्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी कि उसकी रुचि किस प्रकार से है, किस तरीके से, किस तरफ है, कब कितनी देर तक वो पढ़ सकता है, कैसे किन चीज़ों को ग्रहण कर सकता है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं? पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। प्राचीन काल में या पुस्तकीय ज्ञान को अत्यधिक महत्व देने के कारण बालकों
को सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते थे। मतलब कह रहे हैं अगर प्राचीन काल में आप देखें तो वहाँ पे पुस्तक में लिखे हुए ज्ञान को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, अत्यधिक महत्व दिया जाता था, और इसी के कारण बालक को विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते थे। मतलब उसको सभी विषय, कोई ऐसा नहीं है, मतलब अभी तो आपके पास इच्छा है, अब आप चूज कर सकते हैं कक्षा 10 के बाद से, कक्षा 12 के बाद से, कि आप आर्ट्स साइड से पढ़ेंगे, साइंस साइड से पढ़ेंगे, बीए करेंगे कि बीएससी करेंगे, क्या करेंगे, ये आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी आप चूज करते हैं, पहले नहीं चूज कर सकते थे, सभी को वो चीज़ें पढ़नी पड़ती थी। आपकी इच्छा है तो अगर नहीं है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। वहाँ वर्तमान समय में मनोविज्ञान को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने के कारण इस बात पर बल दिया जाने लगा कि पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी बनाने के लिए उसे बालक की रुचियों, आवश्यकताओं एवं क्षमताओं, अभिवृत्तियों एवं मानसिक योग्यताओं के अनुकूल बनाया जाए। मतलब कह रहे हैं वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें तो मनोविज्ञान को शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जाने के कारण मनोविज्ञान जो है ये शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके निभाने के कारण हम ये देखते हैं कि जो ये पाठ्यक्रम है ये किताबी ज्ञान ना हो करके केवल पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी, मतलब उसका पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उसके जीवन में काम आए, उसके व्यवसाय में काम आए, उसके अपने पूरे परिवार में, समाज में काम आए। इसलिए इसी प्रकार से उसका पाठ्यक्रम क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और ये पाठ्यक्रम बालक की रुचियों को देखकर, उसकी आवश्यकताओं को देखकर, उसकी क्षमताओं को देखकर, उसकी अभिवृत्तियों को देखकर और उसकी मानसिक योग्यताओं को देखकर इन पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। इस दृष्टिकोण से अब यह माना जाने लगा है कि पाठ्यक्रम निर्माताओं को बाल मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि इस दृष्टिकोण से अब ये प्रचलन चल रहा है, माना जा रहा है इस समय पे, प्रेजेंट टाइम में, कि पाठ्यक्रम जो निर्माण करते हैं, जो पाठ्यक्रम निर्माता होते हैं, उनको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी वो अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण कर पाएंगे, उनको अच्छा पाठ्यक्रम तैयार कर पाएंगे। बाल विकास की प्रत्येक अवस्था की अलग अलग आवश्यकताएं एवं विशेषताएं होती हैं। मतलब कह रहे हैं जो बाल विकास की प्रत्येक अवस्था होती है उसमें अलग अलग आवश्यकताएं पाई जाती हैं एवं अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। अतः प्रत्येक अवस्था का पाठ्यक्रम निर्धारण करने के लिए उस अवस्था में बालक की आवश्यकताओं एवं विशेषताओं से अवगत होना आवश्यक हो जाता है। मतलब कह रहे हैं अगर प्रत्येक अवस्था में पाठ्यक्रम का निर्धारण अगर आपको करना है तो उसके लिए उस अवस्था के बालकों की आवश्यकता, उस अवस्था में बालक को किस चीज़ की आवश्यकता है एवं उसकी विशेषता कौन कौन सी है, उसका क्या क्या होना चाहिए, आपसे उसको अवगत होना चाहिए, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप अच्छे पाठ्यक्रम का निर्धारण कर पाएंगे। यह मनोविज्ञान द्वारा ही संभव है। मतलब कह रहे हैं अगर आपको उसकी आवश्यकता को जानना है, उसकी विशेषताओं को जानना है, तो आपको मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। इस प्रकार पाठ्यक्रम के निर्माण में मनोविज्ञान की सहायता अमूल्य बन चुकी है। मतलब कह रहे हैं इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो ये पाठ्यक्रम का निर्माण है इसमें जो मनोविज्ञान की सहायता है या क्या अमूल्य, मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है, इस प्रकार से हमें सहायक प्राप्त हो रही है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है। तो अगला वीडियो देखेंगे हम लोग इसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।